गुड मॉर्निंग क्लास 8. वी हैड ऑलरेडी फिनिश चैप्टर 5. काफ़ी 5-6 वीडियो आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू. उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ब्रिटिश हाउ दे केम एज ट्रेडर्स एंड अल्टीमेटली दे बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया. वहाँ तक वो रूलर्स बन गए. 1857 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. व्हाट वर द डिफरेंट पॉलिसीज दैट वर इम्प्लाइड बाय देम टू कैप्चर इंडिया, टू कैप्चर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. आई होप यू मस्ट हैव सीन ऑल दोज वीडियोज़. अगर आपने नहीं देखा है या देख लिया एक बार तो दोबारा आप देख लें. ऐसे वो क्लास ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया निकल गया स्किप कर गया आप इरेज कर दो. आपको कहीं पे भी डाउट्स लग रहा है यू कैन गो एंड रिविजिट दोज वीडियोज़. दोज लिंक्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब. अभी जो चैप्टर है यहाँ पे 6 and 7 चैप्टर, दीज 2 चैप्टर्स आर लिंक टू द 5th चैप्टर. इसलिए कि अब 5th चैप्टर में जब ये रूल ये हो गया इस्टेब्लिश के ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश खुद से जो किंगडम है वो उसने क्वीन एंड किंग उन्होंने खुद से इंडिया पे पॉलिटिकल कंट्रोल किया. 1857 तक कंपनी का रहा है सिस्टम. उसके बाद जब कंपनी बाद में मैनेज नहीं कर पाई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद इंटरवेन करके उसको अंडर में ले लिया. अब जब अंडर में ले लिया मीन्स होल ऑफ दिस कंट्री, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक ब्रिटेन के कैप्चर में आ गया. तो ब्रिटेन के कैप्चर में आ गया तो ब्रिटेन ऑब्वियसली यहाँ पे जो फर्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा है मोटिव, ये पहले भी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में भी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिनेसां एंड ऑल दैट. उसमें कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जो पढ़ा है उसको दोबारा आप देख लीजिएगा. उसका सिंगल मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग. यू हैव टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ एनीथिंग. तो पहला मकसद जो ब्रिटिश का था उनका रूल करने का नहीं था, कोई सुधारने का नहीं था मकसद, कोई यहाँ पे मेजर सोशल चेंज लाने का नहीं था, कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का नहीं था, मकसद नहीं था. मकसद वॉज ट्रेड एंड प्रॉफिट. ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है. ये ध्यान में रखिएगा तो आपको अगला 2 चैप्टर का जो भी चेंजेस आया है उसको आपको समझ में आ जाएगा. द होल मोटिव वॉज प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो भी काम उनको करना पड़ा वो किया. लड़ाई करनी पड़ी तो लड़ाई किया, उनको अलाइंसेस बनानी पड़ी वो किया, जो करना था वो उन्होंने किया. बट उनका सोल एम था, आप देखिए कि स्पाइस ट्रेड के लिए टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. जहाँ भी उनको लग रहा था कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है वहाँ पे फिर उन्होंने इंटरवेन किया, तो लड़ाई से या पॉलिसी से या लॉज बनाकर. तो अब हम लोग देखेंगे जब कंप्लीट कंट्रोल हो गया है तो इंडिया में क्या मेजर चेंजेस, इम्पैक्ट क्या पड़ा है, असर क्या है ब्रिटिश रूल का जो अभी तक हमको दिखता है. तो व्हाट वर दोज चेंजेस, दोज मेजर चेंजेस, रिवोल्यूशनरी चेंजेस ब्रॉट इन बाय ब्रिटिश. ब्रिटिश के साथ सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट था वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था. उसके बाद उसी से आप कहेंगे तो रिनेसेंस जो था जो इटली में स्टार्ट हुआ और ब्रिटेन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा. तो यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे हो चुकी थी, रीबर्थ हो चुका था. मतलब न्यू नॉलेज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था कॉर्डोबा से. वो हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं. आई डोंट वांट टू गो अगेन इनटू दोज डिटेल्स. आपको मालूम है कि एक नई रोशनी जो थी यहाँ पे साइंस की, क्रिटिकल थिंकिंग की, लॉजिक्स की, रीजनिंग की, मैथ्स की, ये सारी एक नई रोशनी पुराने नॉलेज से निकलकर इनके अंदर में आ चुकी थी. ये लोग उसको आगे बढ़ा दिए थे कल्चरली, सोशली. यूरोप में सबसे पहले आया, ये एक बेनिफिट था. इंडिया में और दूसरे जगह पे वो चीज़ नहीं आ पाया था जिसका ब्रिटेन ने फ़ायदा उठाया. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए. दूसरा कि मोटिव क्या है. अब जब ये आए तो इन्होंने इस मोटिव को देखते हुए ये जो इन्होंने सोचा था, ये जो एक नई रोशनी इनको मिली थी, इस नई रोशनी में अपने इस मोटिव को देखते हुए सोसाइटी में, इंडिया में जहाँ पे भी गए कॉलोनी, एज ए कॉलोनी, वहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस किए हैं इन्होंने. उस चेंजेस का आपको 2 चैप्टर है इसमें. इंडिया में क्या क्या चेंजेस है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि वो जो इस रोशनी में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इन लोगों ने इंडिया के सोसाइटी में, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में, इंडिया के इंडस्ट्री में, इंडिया के आर्ट में, आर्किटेक्चर में, कल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, प्रिंटिंग में, प्रेस में, पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस कर दिया. तो ये 2 चैप्टर आपको है. टैक्सेशन में कैसी, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी पॉलिसी बनाई, वहाँ पे इख्ताज, शिक्स और ये सब पहले बढ़ता था तो इन्होंने कैसे बांटा, इन्होंने क्या नाम दिया. यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह ये जो बने, या और भी कोर्ट का जो सिस्टम हुआ, ये इन्होंने, वहाँ काजी होता था, उससे पहले कुछ और होता था, तो कैसे इन्होंने उन सब चीज़ों को चेंज करके रख दिया मुगल एरा के बाद. तो ये इसमें पढ़ने का है. तो आज ये जो आपका वीडियो है ये आपको होल चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है. फिर मैं 2 पार्ट और लूँगा, उसमें आपको अलग अलग सेक्टर को डील करूँगा. तो ये पहले चीज़ तो क्या पढ़ना है समझ में आ गया. अब इसमें
चेंजेस हम देखते हैं, मेजर चेंजेस किसमें किसमें किया है। इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है जो मेजर चेंजेस दिखा हुआ है, वो दिया हुआ है एजुकेशन है इसमें, और उसके बाद आपको है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आपको है कम्युनिकेशन, उसके बाद है आपको आर्ट्स, मतलब आर्ट्स कल्चर जो होता है, कल्चर सोसाइटी में क्या है। सबसे मेजर चेंज है एजुकेशन में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इतना मेजर चेंज है कि अभी भी जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं वो ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है। अभी भी आप लोग बीएड करेंगे या डीएलएड, जो बच्चे बड़े होकर आप टीचर बनना चाहते हैं या जो टीचर्स अभी पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो उनकी पढ़ाई होती है ब्रिटिश पॉलिसीज़ की पढ़ाई होती है। सबसे मेजर चेंज है एजुकेशन में, और एक किसी खास मकसद के तहत चेंज हुआ है, और वो मकसद हम लोग पढ़ेंगे क्या है। वी विल रीड दोज स्टेटमेंट्स, क्यों कैसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया, ऐसा क्यों आया, व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गया बिकॉज वी आर ऑल्सो रीडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मोस्ट ऑफ द इंडिया। वो किसी भी तरह का हाफ इंग्लिश मीडियम, फुल इंग्लिश मीडियम, जैसा भी है, लेकिन वो सब इसी में पढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश। तो ये उसी की देन है जो ब्रिटिश ने 1800 कुछ में 1813 में स्टार्ट किया था एक पॉलिसी, जिसका अभी 2020 आ गया है। हम लोग उसी दर्रे पे अभी भी चल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं, चेंजेस आए हैं कुछ, जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या चेंजेस आ गया उससे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, रेलवे का नेटवर्क आप देखते हैं। रेलवे का पूरा जो नेटवर्क है इंडिया में, वो 90% ब्रिटेन के टाइम का बना हुआ है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा उसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ वो कोंकण वगैरह ऐड किया मेजर प्रोजेक्ट। तो रेलवे का प्रोजेक्ट जो ट्रांसपोर्ट है, ब्रिजेस जो इंडिया में बड़ा बड़ा बनना शुरू हुआ है, जैसे हावड़ा ब्रिज देखिए, और उस तरह के ब्रिजेस हैं बहुत सारे। रिवर को जो जोड़, एक रिवर के एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ते हैं, वी कॉल दैट ब्रिज। उसका नेटवर्क भी बनना शुरू हुआ ब्रिटिश के टाइम में। रोड्स का टाइम में शेरशाह वगैरह के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे रोड्स बने। उसको और प्रॉपर जो किया इन्होंने, मोर्टार से और इस सब चीज़ों का यूज़ करके, गिट्टी वगैरह जो आता है, रॉक्स वगैरह का यूज़ करके जो बेटर रोड्स बनाना शुरू किया। तो उसमें ट्रांसपोर्ट में रेलवे का तो बिल्कुल, अगर ब्रिटिश नहीं आता तो शायद यहाँ अभी तक उतना रेलवे नहीं फैल पाता जितना भी है। उन्होंने फैलाया, उनका अपना मोटिव्स था, लेकिन अब हमारे काम में भी आया वो। कम्युनिकेशन मतलब हो गया, ब्रिटेन में एक आदमी हुआ, वो हम लोगों ने पढ़ा रेनेसां में, जो मशीन्स डेवलप हुई, उसमें सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भी एक मशीन थी। जैसे सबसे पहले टेक्सटाइल का हुआ है, उसमें एक मशीन, उसके बाद रेलवे का हुआ है, इंजन आ गया, वो हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद एक चीज़ हुई प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग का आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था प्रिंटिंग, मतलब बुक्स अवेलेबल नहीं थी। आप एक बुक एक आदमी एक हाथ से लिखेगा तो सब आदमी को थोड़ी मिल पाएगा वो। अब 10 आदमी को देना है तो 10 को हाथ से लिखना होगा। अब यहाँ एक ऐसी मशीन आ गई थी जो एक बार लिखिए और फोटोकॉपी की तरह निकालते जाइए। तो ये कितना रिवोल्यूशनरी चेंजेस था ये। अब बुक्स अगर हाथ से लिखी हुई है तो बुक्स सबके पास अवेलेबल नहीं होगी। बड़े बड़े लाइब्रेरी में, बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ बुक्स, बाकी बच्चों को किताब नहीं, बगैर किताब के पढ़ते थे लोग, ओरल ट्रेडिशन से पढ़ते थे। एक टीचर के पास एक ही किताब पढ़ी हुई है, उसी से सबकी पढ़ाई होती थी, क्योंकि बुक ख़रीदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लिख के बनता था वो, पेपर्स बनाना स्पेशल। यहाँ तो प्रिंटिंग आ गया था, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, ये बहुत मेजर शिफ्ट था। उसके बाद आर्ट्स में जो थिएटर है यहाँ पे, ड्रामा, यहाँ का अपना लोकल एक सिस्टम था, ये वेस्टर्न थिएटर का कॉन्सेप्ट, फिर बाद में मूवी, सिनेमा, इसका भी जो कॉन्सेप्ट लेके आए, वो आलामारा मूवी और ऑल दैट जो बनी है, वो भी ब्रिटिश का इंटरवेंशन है। तो इसमें हम लोग ये 4 चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट का इन्होंने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, रेलवे का नेटवर्क इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि ये जो इंडिया के इनके पोर्ट्स पे कब्ज़ा था, इनको तो जो माल ले जाने आए थे ना, ये पूरा कब्ज़ा है इनका। ये कराची है, ये मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पे आपको कालीकट है, गोवा है, इधर कोलकाता है, पोर्ट्स पे कब्ज़ा था ये सारा तो ये नेटवर्क बनाया था इन्होंने। अब कुछ माल यहाँ पे मिल रहा, पंजाब में खेती हो रही है तो इसको लाना है कराची तक। उसी रेलवे में 1856 में आपको हड़प्पा मिल गया था, वो जो था ना, वो लाहौर से वहाँ कराची तक वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना वो, तो वो इधर बना दिया, इसको जोड़ दिया, पोर्ट को जोड़ दिया था पूरे इससे। अब बोकारो में मिल रहा है बहुत सारा कोयला, अब इस कोयला को हमको लेके जाना है यहाँ, तो अगर रेलवे रहेगा तो हम जल्दी से लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने रेलवे नेटवर्क बनाया था सिर्फ पोर्ट्स को जोड़ने के लिए, ताकि बिजनेस आसान हो जाए। सामान, माल ढोने के लिए बनाया था, माल गाड़ी बनाया था उन्होंने, कि मैक्सिमम उसमें डब्बे होते हैं ढेर सारे, तो बहुत सारा माल एक ट्रक में, एक माल जाएगा, इसमें 50 ट्रक का माल जाता है, 100 ट्रक का माल जाता है, और सीधी चलती है वो, उसको सेफ्टी आसान है, तो एक्सीडेंट का खतरा कम है। तो इन्होंने रेलवे सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि इनका माल, इनका पोर्ट्स जुड़ा हुआ रहे
और जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रॉपरली पहुंच जाए, फिर इनको माल जो बेचने वाला माल है वो भी ये मार्केट में आसानी से एक ही ट्रेन 2 ट्रेन से आप पहुंचा सकें। तो रेलवे का नेटवर्क इन्होंने बनाया, बॉम्बे से ठाणे शायद पहली रेल चली थी, वो आप लोग पढ़ोगे और इसमें आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इनका मकसद था कि हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट, वी कैन ईजिली कैरी मैक्सिमम थिंग्स। अब पोर्ट से बहुत सारा सामान यहाँ ले आए, यहाँ से बहुत सारा सामान पोर्ट पे लेके चले गए। लेकिन इसका फ़ायदा उठा लिया था बाद में फ्रीडम फाइटर्स ने। इसका फ़ायदा ये उठा लिया कि इस नेटवर्क का यूज़ करके वो मिलने लगे एक दूसरे से, वो मालगाड़ी पे चढ़ जाते थे। अब अररिया में कोई प्रोटेस्ट हुआ, ब्रिटेन के खिलाफ कोई पॉलिसी थी यहाँ पे, ब्रिटेन ने बोला कि यहाँ मकई नहीं उपजाओ, यहाँ मूंगफली उपजाना पड़ेगा। तो अब ये बात जो है यूपी वाले को नहीं मालूम थी, लेकिन रेलवे पे कोई मजदूर जो है चढ़ गया, यूपी गया, बोला बहुत परेशान हो गया, बोला अरे वहाँ पे खाली मूंगफली करा रहा है, बोला वहाँ मूंगफली करा रहा है, यहाँ भी वैसे करा रहा है। इसका मतलब यहाँ की बात वहाँ पहुँच गई। फिर वो चला गया वहाँ से पंजाब, वहाँ पता अरे यहाँ भी यही काम कर रहा है। फिर वहाँ से वो मैसेज भेजा कि तुम यूपी जाना ना, वहाँ बोल देना कि हंगामा करेगा सब फलां दिन फलां तारीख को, चांद के फलां तारीख को। वो वहाँ से बोला तुम अररिया जाओगे वहाँ भी कर देना। तो एक है ना पूरा इंडिया में एक साथ प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ मूवमेंट, इसमें रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। काम उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन बाद में फ्रीडम फाइटर्स ने अपने लिए रेलवे को खूब जम के यूज़ किया। तो इसमें डिटेल है। कम्युनिकेशन में, प्रिंटिंग प्रेस में पहली बार पेपर निकलना शुरू किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो फर्स्ट मतलब पहले के लोग थे जिन्होंने अल हिलाल, अल बलाग ये सब पेपर निकाला। ऐसा द हिंदू और भी बहुत सारा पेपर यहाँ छपना शुरू किया। पेपर नहीं निकलता था, वो पहले लीफलेट निकल रहा। आपको ब्रिटेन का ये पॉलिसी पसंद नहीं है, इसको आप हाथ से 5000 लोगों को बांटना है लिख के, बहुत मुश्किल काम है। तो ये लोग क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस लिए और एक लिखा। मौलाना आज़ाद बहुत अच्छा लिखते थे, ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे हिंदी में, इंग्लिश में, और क्या क्या लोकल लैंग्वेज में लिखा, और ये सब प्रेस को मैं छपवाया और बांट दिया लीफलेट। तो इससे हमारा स्ट्रगल भी बहुत बड़ा, लेकिन वो उन्होंने अपने लिए किया था, अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए। टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, ताकि मैसेज हर जगह का हमको मिल जाए। पोस्ट ऑफिस भी अंग्रेज़ों का स्टार्ट किया हुआ है। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राफ जो होता है वो भी इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है। टेलीग्राफ मशीन वगैरह आती थी, ये सब कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ये सब उन्होंने स्टार्ट किया। मकसद इनका अपना था कि हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमको दूर दराज का फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या चल रहा है। लेकिन उसको बाद में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो लोग हैं वो उन्होंने भी यूज़ किया। और ट्रांसपोर्ट का तो रेलवे है। आर्ट्स में आपको मूवी एंड थिएटर है। अभी एजुकेशन पे थोड़ा सा हल्का सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में डिटेल में लेंगे। एजुकेशन में इंटरवेंशन जो हुआ है ब्रिटिश का, वो ब्रिटेन पहले जो है इंडिया में इंटरफेरेंस नहीं करता था एजुकेशन में। मतलब इसको था कि एजुकेशन से क्या मतलब है, बिज़नेस करने आए, बिज़नेस करेंगे और चल देंगे। यहाँ का बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, क्या सिस्टम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपने यहाँ क्या सिस्टम था, अपने यहाँ मदरसा था, मकतब था, और उसके बाद था आपको गुरुकुल था। तो ये हिंदू मुसलमानों के आमतौर पर अलग अलग पढ़ाई होती थी, और बहुत सारे हिंदूज़ मदरसा में भी पढ़ते थे। मदरसा मतलब स्कूल होता है, और मदरसा में जो दुनिया का जो नॉलेज है, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, ये भी पढ़ाई होती थी, प्लस दीनी नॉलेज है, कुरान, हदीस, इसकी भी पढ़ाई। मदरसा में सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुरान की पढ़ाई होती थी, सिर्फ हाफिज़ बनते थे, दोनों चीज़ की पढ़ाई होती थी। मदरसा का मतलब स्कूल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा अरबी में। और गुरुकुल में भी वैसे पंडित जी के साथ और लोग और भी चीज़ें पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, जो भी उनका अपना ट्रेडिशन आ रहा है, जो नॉलेज आ रहा है वो पढ़ते थे। उसमें अलग, उसका अलग मेडिकल साइंस है, जो आपको आयुर्वेद वगैरह बोलते हैं, वो पढ़ते थे लोग। अर्थशास्त्र उसमें इकोनॉमिक का अलग है, वो पढ़ते थे। वैसे ही मदरसा में भी लोग पढ़ते थे, हर तरह का एजुकेशन होता था। तो यहाँ फ़ारसी में ज़्यादा पढ़ाई होती थी, उर्दू फ़ारसी में। यहाँ पे आपको पर्शियन में ज़्यादा, यहाँ अरबी में, पर्शियन में, और यहाँ पे पढ़ाई होती थी संस्कृत में और दूसरे लैंग्वेजेस में। तो आम लोगों के पास उतना एजुकेशन नहीं था, ये बड़े लोगों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे। बहुत गरीब जो था वो कम पढ़ता था, वो तो किसी न किसी के यहाँ काम वाम करता था। इन्होंने आया तो इन्होंने इसको, इस सिस्टम को ख़त्म करके रख दिया पूरा, बोला ये सिस्टम नहीं चलेगा। पहले इंटरफेयर नहीं किया, बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी इनके साथ जाते थे। क्रिश्चियंस कंट्री था ये, तो इनके साथ मिशनरीज़ जाने लगे क्रिश्चियंस। वो क्या करते थे, कॉन्वेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट जो लेके आए। ये क्रिश्चियन मिशनरी का काम था कि लोगों को क्रिश्चियन फेथ के करीब करना है। इनको लगता था कि क्रिश्चियन अगर बना देंगे लोगों को, या क्रिश्चियन फेथ के करीब कर देंगे, दावती काम करते थे लोग, तो हो सकता है कि उनके लिए ब्रिटेन और यूरोपियंस के लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो रेजिस्टेंस कम करने लगे, वो हमारे खिलाफ हंगामा नहीं करना। हम उनको बताएंगे कि देखो ये अच्छी चीज़ है जो हम करवा रहे हैं, तो हमारा बेनिफिट होगा। कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ अंग्रेज़ों के पास गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए कि आप वहाँ पे एजुकेशन में इंटरफेरेंस कीजिए।
ये लोग तैयार नहीं थे, हमको एजुकेशन से क्या लेना देना भाई, हम प्रॉफिट मेकिंग आए। उन्होंने कहा नहीं, आपको लेना देना है। अगर आप एजुकेशन में जाइएगा तो हम अपना फेथ वहाँ पे प्रोपेगेट कर सकते हैं। क्रिश्चियन फेथ को हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके दिमाग में। सिर्फ क्रिश्चियन फेथ नहीं पढ़ाएंगे, हम उनके दिलों में वेस्ट के लिए, वेस्ट के कल्चर, वेस्ट के ड्रेस, वेस्ट की ज़बान, वेस्ट का खाना पीना, वेस्ट का तरीका जो होता है, केक कटिंग एंड ऑल दैट, अभी जो करते हैं हम लोग जैसे टोपी लगा के एंसेंटा, वो सारे लोगों को जब बच्चे के जहन में घुसाएंगे तो बच्चे उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, हमारे चीज़ों को, हमारे वैल्यूज़ को, और उसको बोलेंगे कि यही वैल्यूज़ हमको भी फॉलो करना है। ये अगर हम शुरू से डाल देंगे, इसीलिए आपको इंटरवेन करना चाहिए, आपको रूल करने में आसानी हो जाएगी। पैंट शर्ट को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, केक को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, चूड़ामुड़ी को अच्छा नहीं समझेंगे, वो लुंगी को अच्छा नहीं समझेंगे। अपने कल्चर से वो दूर हो जाएंगे और हमारे कल्चर को सुपीरियर कल्चर समझने लगेंगे, जिससे हमको रूल करने में आसानी होगी। ये मकसद था, इन्होंने इसको समझाया। तो पहली बार 1 लाख रुपए का ग्रांट्स देकर ये चार्टर एक्ट पहली बार एजुकेशन में इंटरफेरेंस किया। इसका पूरा एग्जैक्ट डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, क्या कहा गया था। मतलब ये मैं अपने तौर से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। उसके बाद एक आदमी आया, उसका नाम था लॉर्ड थॉमस। ये बहुत ज़बरदस्त आदमी था, इसका नाम था मैकाले, लॉर्ड थॉमस मैकाले। इन्होंने एक पॉलिसी दिया, और वो पॉलिसी था, उसके बीच में फाइट है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट, ये सब है कुछ मामला। मैकाले का क्या था, अभी जो हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पूरी हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें सबसे बड़ा रोल इस आदमी का है, मैकाले का। एक कमेटी बनाई गई कि आप चार्टर एक्ट कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर हुआ कि और इंटरवेंशन होना चाहिए। तो जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया, थॉमस मैकाले को, बोला कि यहाँ कैसा चलना चाहिए। उसमें कुछ आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंसेस आ गए थे। थॉमस मैकाले ने एक चीज़ लिखा, जिसका मैं स्निपेट शेयर करूंगा, जिसको बोलते हैं मैकालेज मिनट। ये एक पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश, मतलब इंडिया में एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश हो। मतलब ब्रिटेन कितनी दूर से आया है, वहाँ का इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडिया के लोगों का लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। और इन्होंने प्रपोज कर दिया कि लैंग्वेज जो मीडियम हो पढ़ाने का, वो इंग्लिश मीडियम हो। ये मैकाले का था। उसके बाद से इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे क्रेज़ चलता रहा। फिर ये अंग्रेज़ों के कॉन्वेंट में लोग तैयार हुए, वो इसी को सब दर्द की दवा समझने लगे। थोड़ा सा फ़ायदा बेनिफिट ये मिला कि इसमें साइंस अवेलेबल था, लॉजिक अवेलेबल था, रिनेसा का जो मटेरियल था वो अवेलेबल था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मटेरियल अवेलेबल था, इसीलिए थोड़ा इनको एडिशन मिल गया। तो ये जो सारे स्कूल्स, मदरसा, गुरुकुल, ये सब थे, ये सब इनवैलिड हो गए। आप अल्टीमेटली देखिएगा तो इनवैलिड हो गए। बाद में इसके बाद एक पॉलिसी आई, सब इनवैलिड हो गए, पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद एक नया सिस्टम आया, जिसमें कॉन्वेंट्स आ गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए। रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती थी, लेकिन बहुत उस पर कम ध्यान दिया जाता था, मीडियम इंग्लिश था। तो इंग्लिश मीडियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये नाम रट लिया आप, थॉमस मैकाले। और मैकालेज मिनट में बता दूंगा कि इसमें पर्पस क्या था इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का, वो उसमें लिखा हुआ है। ये जो एजुकेशन है, जो कॉन्वेंट एजुकेशन वाली ये जो चला, व्हाट वाज दैट पर्पस। उसके बाद तीसरा इंटरवेंशन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। ये 1834 में सबसे मेजर ये इंटरवेंशन है। ये एक चार्ल्स वुड करके एक थे। अभी जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो टीचर बनते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है जब एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह। अभी भी एक एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, जिसमें बहुत सारा चेंजेस है कि कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। आप लोग भी डिस्कशन में सुनते होगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। पहली एजुकेशन पॉलिसी जो मॉडर्न इंडिया में आई है वो यही है, वुड्स डिस्पैच। दिस इज़ एन एजुकेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में ये है कि अभी तक इस पॉलिसी को हम लोग पूरा चेंज नहीं कर पाए। जो सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी, एमफिल, ये जो सिस्टम है क्लासेस का, दिस इज़ ड्यू टू दिस। इंडिया में ये जो पॉलिसी, ये जो चीज़ आप पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एजुकेशन स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कॉलेजेस, ये बीएड, डीएलएड एंड ऑल दैट, टीचर्स ट्रेनिंग क्लासेस, उसका सिलेबस, आप फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में कौन सा टीचर जाएगा, लेक्चरर कौन होगा, प्रोफेसर कौन होगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे, कब पीएचडी करेंगे, कब 12 होगा, कैसे होगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि स्कूल है, कॉलेज, पहले आपको प्ले स्कूल है, फिर स्कूल है, फिर आपको कॉलेजेस है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है। ये जो स्ट्रक्चर जो बना है पूरा, स्ट्रक्चर वॉज फ्रेम्ड बाय चार्ल्स वुड, जिसको 1834 में रिकमेंड किया गया। उसका क्या क्या पॉइंट्स थे, वो जितने भी टीचर्स हैं, अगर उन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से किया है,
आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको वो अच्छे से समझा देंगे व्हाट इज़ वुड्स डिस्पैच, उनको पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग वो पढ़े नहीं पढ़े, वी विल रीड दैट इन डिटेल, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। इसने पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करके रख दिया। अब स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ तो रिलीजियस एजुकेशन स्कूल से गायब हो गया, यहाँ से भी गायब हो गया। तब लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब उसमें पॉलिसी में आपको, इस पॉलिसी के बाद में यूनिवर्सिटी जो बनी, मुसलमानों में एक बहुत बड़े लीडर हुए सर सैयद अहमद ख़ां, हिंदुओं में हुए बहुत बड़े मदन मोहन मालवीय एंड ऑल दैट। इन लोगों ने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल्स खोला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खुली, मद्रास में खुला, ये सब इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग खुला, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग खुला। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लीडर्स थे यहाँ पे, अब ये लोग पढ़ के गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू इसी सिस्टम में पढ़ के गए और बड़े बड़े लीडर्स पढ़ के गए। अब ये लोग पढ़ के गए तो कुछ दिनों के बाद इन लोगों को लगने लगा, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों को लगने लगा कि ये जो इनके असल मकसद तो इनका कुछ और है, जो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मैकाले का क्या मकसद था मेन, इसका क्या मकसद था, चार्टर एक्ट का क्या मतलब था, इसको इंडिया के लोग उतना नहीं समझते थे, उन लोगों को पता था जिन्होंने ये बनाया था। ये लोग जब पढ़ने लगे, इंग्लिश पढ़ने लगे और बाहर गए, तो इन लोगों ने वहाँ पे देखा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ये सब नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, साइंटिफिक थिंकिंग। तब इन लोगों को लगने लगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पॉलिसी बनी हुई है, इस पॉलिसी से तो हमारा जनरेशन तो पूरा मतलब मानसिक, जिसको बोलते हैं मेंटल गुलाम हो जाएगा जिंदगी। भले ही हम आज़ाद हो जाएं फिजिकली, लेकिन मेंटल तो हम उसी के फॉलोवर बन जाएंगे, और आधे से ज़्यादा तो हम लोग उसी के फॉलोवर हैं अभी भी। जैसा चीज़ वो अच्छा बोलता है वही हमको अच्छा लगता है। वो लोग गोरे हैं तो हम लोग भी वाइटनिंग क्रीम लगाते हैं, अब वो काले होते तो हम लोग पता नहीं कोयला घसते मुँह पे। वो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं तो मैं भी देखो पैंट शर्ट पहने हुआ हूँ, और वो जैसे रहते हैं वैसे ही हम रहते हैं। हम लोग पिज़्ज़ा मतलब वो खाते हैं, वो हम लोग कटलेट्स अपना जो घर में बनता था पकौड़ा, वो भूल के वो पिज़्ज़ा हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो खाते हैं, क्योंकि वो टीवी में दिखाया था वाइट बच्चे को पिज़्ज़ा खाते हुए, बर्गर खाते हुए, तो हम लोग को भी लगता है कि वही अच्छा फूड है। हमारा फूड जो है, पोहा जो है, चूड़ा जो है, इडली जो है, ये बेकार है। हम लोगों को इंग्लिश बोलने में, कोई इंग्लिश बोलता है तो हम लोग समझते हैं बहुत जानता है, मतलब एकदम से एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छी हिंदी कोई बोल रहा है, अच्छी उर्दू बोल रहा है, हमको लगता है ऐसे ही है, फालतू है, इसके पास पॉइंट ही नहीं है। तो अभी तक वो मेंटल गुलामी जो है हम लोगों की चल रही है। तो इसको बहुत सारे लीडर्स ने समझा। जब समझा तो इन्होंने कहा कि ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं चलेगी, इसके साथ हम लोगों को कुछ अलग एजुकेशन पॉलिसी लेकर आना चाहिए। तो ये लोग जो एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, वो आपको इन्होंने 1906 में पहली बार इंटरवेन किया, और इन्होंने कहा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन लोगों ने बनाया, जिसके एवज़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ से अलग होकर बनी। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी बना, बिहार विद्यापीठ बना। ये लीडर्स थे हमारे, जो इन सिस्टम में पढ़े थे और इस सिस्टम से कुछ अच्छे पॉइंट्स को लिया था। उन्होंने सोचा कि एक नेशनल एजुकेशन दिया जाए बच्चों को, बच्चों के अंदर में देश का, अपने कल्चर का भी कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए कि अपने कल्चर को भी अप्रिशिएट करे, वो अपने कल्चर को रिजेक्ट नहीं कर दे, और पूरा वो ब्राउन ब्रिटिश जो नहीं बन जाए, ब्राउन अंग्रेज़ नहीं बन जाए। देखने में तो वो इंडियन लगे, लेकिन अंदर से दिल उसका जो है पूरा ब्रिटिश हो। तो ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। महात्मा गांधी का बहुत फेमस है, आप पढ़िएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, व्हेन यू हैव द टाइम, आप अभी पढ़ सकते हैं लॉकडाउन में। उसमें उन्होंने कहा एक जगह कि मैंने अपने बच्चे को, मैंने लोगों को बोला कि तुम ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनको छोड़ दो, क्योंकि दीज आर द सिटाडेल्स ऑफ स्लेवरी, ये गुलामी, ये तुमको गुलाम बनना सिखा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इसका मकसद देख लिया था, जान लिया था। इनको छोड़ो, इसको मत पढ़ो तुम ऐसा साइंस जो तुमको मेंटली गुलाम बना दे, किसी का ब्रिटेन का गुलाम बना दे, सिर्फ उसी की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो तुम। तो उन्होंने निकाल दिया था, इनके कॉल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया था, कॉलेजेस को छोड़ दिया था। उसी में नॉन कॉपरेशन से जामिया मिल्लिया इस्लामिया निकला, जो यूनिवर्सिटी है, जिसको अभी के लोग बोलते हैं कि देशद्रोही यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, जबकि ये प्योरली देशभक्त यूनिवर्सिटी है। इसको महात्मा गांधी और इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और भी जो लीडर्स थे, उन लोगों ने मिलकर, ये बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उसको बनवाया था। JMI बनी थी, जादवपुर, ये सब बना था इसी में कि हमारे नेशनलिस्ट फीलिंग इनकलकेट हो। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लिया भी पॉजिटिव। हमारे यहाँ कुछ चीज़ बहुत स्टैग्नेंट था, सड़ चुका था। और दूसरा एक चीज़ हुआ कि
वर्ल्ड एजुकेशन, जो दीनी एजुकेशन एंड दुनियावी एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन एंड वर्ल्डली एजुकेशन, इसमें डिफरेंशिएट पहली बार पैदा हुआ। जब बहुत हंगामा करने लगे लोग तो बोला कि ठीक है तुम अपना मदरसा खोल लो, तुम अपना गुरुकुल खोल लो, लेकिन वहाँ पे तुम सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन देना। मतलब मदरसा में सिर्फ पढ़ाई जाने लगी हदीस, कुरान, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं इस्लामिक, वो सब गया पीछे, उसके लिए पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में। तो मदरसा वाले बच्चों को वो नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा है उनको रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिला। तो ये पूरा एक जनरेशन ऐसा क्रिएट हुआ जो सिर्फ दुनिया को जानता था, एक जनरेशन ऐसा क्रिएट होने लगा जो सिर्फ रिलीजन, उसका काम हो गया इमामत करना, उसका काम हो गया पूजा करवाना, उसको दुनिया जहान से मतलब नहीं, और दूसरा जो था उसको दीन से मतलब नहीं। तो ये ऐसा जनरेशन जो आपको दिख रहा है, ये इसी पॉलिसी का नतीजा था जो लॉर्ड मैकाले और वुड्स डिस्पैच के बाद आया। अब इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक है जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका और ड्रॉबैक क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहला है एजुकेशन पे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट चार्टर एक्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, वुड्स डिस्पैच डिस्कस करेंगे, मैकाले मिनट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस आया है, प्रेस में क्या चेंजेस आया है, उसी वीडियो में शॉर्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा इसको एक बार गो थ्रू कर लिए, रीड कर लिए, तो आपको वीडियो जो बनेगा तो फिर उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा।